कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद आज एक लंबे समय के बाद 10th क्लास के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी अब श्रृंखलाएँ हम शुरू करने जा रहे हैं। और उस श्रृंखला की जो सबसे पहली कड़ी है उसमें सबसे पहला जो हम है उसमें पर्यावरण का एक पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके ऑब्जेक्टिव भी हैं और उसमें लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, तो उसके पोर्शन को हम लेकर के हाजिर हुए हैं और उसमें एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो पर्यावरण का चैप्टर है क्लास 10th में और ये 9th में भी काम करेगा। बल्कि पर्यावरण तो हर सब्जेक्ट से में पूछा जाता है, क्योंकि ये विज्ञान के भी चैप्टर में पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण का एक ऐसा चैप्टर है कि जो करीब सारे चैप्टरों से संबंध रखता है। तो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण से तात्पर्य क्या है और पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, उसकी व्याख्या आज हम यहाँ करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहला ये है कि पर्यावरण, तो पर्यावरण से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के पास पड़ोस से, अर्थात प्रत्येक जीव तथा वनस्पति के लिए पर्यावरण वे परिस्थितियां हैं जो उनकी वृद्धि में सहायक होती हैं। तो ये पर्यावरण का मतलब होता है कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके आसपास का घेरा या उसके आसपास जो चीज़ें पाई जाती है वो उस क्षेत्र का पर्यावरण हुआ करती है। वैसे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या चारों तरफ से जो घेरा होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ या आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है वो पर्यावरण कहलाती है। अब इसमें आगे है कि पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग होता है जो प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालते हैं। मतलब पर्यावरण, परि और आवरण, तो ये पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग होता है जो प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो प्राणियों के जीव या जीव जंतुओं के उनके जीवन पर, उनके रहन सहन पर, खान पान पर, बाकी जितने भी उनके एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होता है, सब पे जो प्रभावित करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। तो अब ये पर्यावरण के तत्व है। अब इसमें पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं या पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पर्यावरण के तत्व। तो ये पर्यावरण के निम्न तत्व हैं। नंबर 1 आदर्श तत्व, 2 जैविक तत्व, 3 है भौतिक तत्व। अब इसमें भी डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं कि आदर्श तत्व किसको कहते हैं, जैविक तत्व किसको कहते हैं और भौतिक तत्व। तो आदर्श तत्व में देख लिया जाए क्या होता है। आदर्श तत्व, इनके अंतर्गत प्रादेशिक आकार, प्राकृतिक स्थिति, क्षेत्र विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति आदि होते हैं। तो आदर्श तत्व में वहाँ की प्रादेशिक आकार होता है, प्राकृतिक स्थिति होती है, क्षेत्र विस्तार होता है एवं भौगोलिक स्थिति आदि आते हैं। और नंबर 2 आता है जैविक तत्व। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, भ्रमणशील पशु, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये जैविक तत्व में आते हैं। मतलब ये कि ये जैविक तत्व हैं जिसके अंदर जीव पाया जाता है। अब इसके बाद तीसरा है कि भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्व में क्या क्या चीज़ें हैं। भौतिक तत्व में स्थलाकृति, ऋतु, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, जलाशय और अधोभौमिक जल और महासागरीय जल, मतलब ये महासागर जल। तो ये भौतिक में आते हैं। मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं कि स्थलाकृति है, ऋतु है, जलवायु है, मिट्टी है, नदियां हैं, जलाशय, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। तो ये भौतिक में आते हैं। तो ये पर्यावरण के तत्व थे। पर्यावरण के तत्व ये डिटेल में है। तो पर्यावरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं, पर्यावरण की परिभाषा। इसके बाद अगला जो है कि अब हम दूसरा जो बनाए हुए हैं वो बंदरगाह के बारे में बनाए। मतलब समुद्र पत्तन जो है
कि भारत में कितने समुद्र पत्तन हैं, कितनी बंदरगाहें हैं, और ये बंदरगाहों में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सी है, बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा जो चालू बंदरगाह कौन सी है। तो यूँ तो भारत में ये बंदरगाह या पत्तन है, भारत में 13 बंदरगाह हैं। मतलब भारत के अंदर 13 बंदरगाह हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात होता है। हमारे वहाँ जो बंदरगाह है भारत में, सब नंबर 1 है कांडला बंदरगाह। यह कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। नंबर 2 है मुंबई का बंदरगाह, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहीं से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है। यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है। नंबर 3 है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जल पत्तन, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो और नंबर 4 है पारादीप जल पत्तन या पारादीप जल बंदरगाह, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये 4 बंदरगाहें, यूँ तो हमारे देश में 13 बंदरगाह है, लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, यहाँ से ज़्यादा आयात निर्यात या ये ज़्यादा चालू हैं, उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। और क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस प्रदेश में है, स्थित है, या पारादीप जलपत्तन किस प्रदेश में या किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन ये पारादीप है या मतलब ये कि कांडला किस राज्य में स्थित है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे अधिक चालू बंदरगाह कौन सा है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से उठाया जाता है। तो क्वेश्चन जैसे उठाया जाता है उस हिसाब से हमने वीडियो बनाई है, उस हिसाब से हम बना दिए हैं कि आने वाले में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के पूछने का लेवल अब तो बदल रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्वेश्चन कंसेप्टिव होता जा रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से तुम हल कर सकते हो, और क्वेश्चन क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को आंसर इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। अब इसमें अगला जो आता है, देखो ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं सब मिक्स है, मिश्रण है। मतलब किसी एक चैप्टर से नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम मिक्स बना रहे हैं, ताकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मिक्स करके हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि ये सारे जितने भी हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं वो शायद 9th के भी होंगे तब भी, 10th के भी होंगे तब भी, लेकिन 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ऐसे ही क्वेश्चन 10th क्लास के सोशल साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा इसमें आता है हरित क्रांति का संबंध। तो हरित क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, या हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान किसने दिया, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि हरित क्रांति का संबंध ये खाद्य उत्पादन से है। तब अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। इस क्रांति के जनक जो है ये स्वामीनाथन से है। मतलब इस क्रांति के जनक जो है ये स्वामीनाथन है। इस क्रांति से चावल गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति का संबंध तो पूछेगा कि इसमें निम्न में से हरित क्रांति का संबंध किसके है। अगर 4 ऑप्शन दे देगा, 4 लोगों के नाम दे देगा, और उसमें अगला नाम स्वामीनाथन का भी दे देगा, तो ये स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। या पूछेगा हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किसके है, खाद्य उत्पादन में, या और दूसरे 4 कोई ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक खाद्य उत्पादन देगा। तो उसमें खाद्य उत्पादन के लिए में हरित क्रांति का खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति से भी क्वेश्चन कई एक बनते हैं, और अगर हम लोग इसको पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को तक या जितने भी विद्यार्थी हैं अपने साथियों तक, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, सब अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसलिए कि ये हर उस विद्यार्थी के लिए जो हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी अब हम बनाएंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, और इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लाइक
इस अपने वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जितनी भी नई वीडियो बनाएंगे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब ये बारी बारी जो हम बनाएंगे इसमें मिक्स क्वेश्चन करके ही बनाएंगे, एक सब्जेक्टिव कम बनाएंगे लेकिन अब मिश्रित बनाएंगे ताकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते उस हिसाब से हम क्वेश्चन बना करके डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।